नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज का हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ब्रह्मपुत्र नदी को इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में, किसी भी कंपटीशन में हमारे इस आज के लेक्चर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो दोस्तों, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में वो सब कुछ जानने की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इंडिया मैप में देखते हैं। मैप में हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस प्रकार से कहां से प्रवेश करती है। दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील है। तिब्बत में है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील तिब्बत में जो अपना कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील है। और इस मानसरोवर झील से हमारी तीन प्रमुख नदियां निकलती है। एक सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, एक सतलज नदी है और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। तीनों नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है और ये तिब्बत में बहते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में और चीन में एक पर्वत शिखर फैला हुआ है, नामचा बरुआ पर्वत शिखर। तो ये नामचा बरुआ पर्वत शिखर का इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए, यू टर्न लेते हुए, इसको कहते हैं यू टर्न लेना, यू टर्न लेते हुए। तो इस प्रकार से ये यहाँ से यू टर्न लेते हुए भारत में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, गार्ज बनाते हुए प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत में ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। जहां से ये निकलती है वहां से इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है और इसको वहां के जो लोग हैं वो यारलुंग सांगपो के नाम से भी जानते हैं। यारलुंग सांगपो, तो सांगपो एवं यारलुंग सांगपो के नाम से इस नदी को तिब्बत में और चीन में जाना जाता है। उसके बाद ये यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन से पर्वत शिखर के पास? नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ पर्वत शिखर के पास से ये यू टर्न लेते हुए गार्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। और इस नदी द्वारा जो गार्ज बनाया जाता है, ऊपर से पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है और इसके द्वारा जो गार्ज बनाया जाता है उसको कहते हैं दिहांग गार्ज। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये नदी दिहांग गार्ज बनाती है, ये दिहांग गार्ज बनाती है। और ये अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ये दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो जहां से निकलती है तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से या फिर यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये भारत में प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तब इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए ये असम राज्य में प्रवेश करती है और असम राज्य में बहते हुए ये नदी इधर बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस प्रकार से भारत में अरुणाचल प्रदेश में बहती है और असम में बहती है और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में प्रवेश करती है और असम में प्रवेश करने के बाद इसमें इसकी दो सहायक नदियां, एक लोहित और एक दिबांग, ये दो नदियां आकर मिलती है। और इन नदियों के मिलने के बाद से इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? असम में इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। जहां से निकली है वहां से सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और फिर लोहित और दिबांग नदी के मिलने के बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और असम में बहते हुए फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पश्चिम बंगाल में फर्रक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है और एक भाग इसका बांग्लादेश में चला जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा की जो शाखा जाती है इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं, ये पद्मा के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में पद्मा और जमुना का संगम हो जाता है। मणिपुर से एक और नदी आकर मिल जाती है इसमें, बराक नदी, ये बराक नदी। तो ये पद्मा, जमुना और बराक नदी
तीनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ये मेघना के नाम से जाना जाता है और ये नदी मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। सुंदरवन डेल्टा जो है वहां पाई जाने वाली सुंदरी वृक्षों के नाम पर इसका नाम सुंदरवन रखा गया है और साथ ही यहाँ पर बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी पूरी लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई हो गई इसकी 2900 किलोमीटर और ये भारत में बहती है 916 किलोमीटर। भारत में ये कहाँ बहती है? भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में बहती है और असम के बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। तो भारत में 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। टोटल मिलाकर 3 देशों में ये बहती है, 3 देशों में ये बहती है। कौन कौन से देश? ये यहाँ तिब्बत से निकलती है, यानी जो चीन है तो चीन में बहती है, चीन कहो या तिब्बत कहो। चीन के बाद ये भारत और भारत के बाद बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। 3 देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। एक और डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा डायग्राम, एक और डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हमने लेने हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से तिब्बत से निकलती है, फिर यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर ये असम में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद ये असम में प्रवाहित होती है और असम से बहते हुए ये इधर बांग्लादेश में बहती है और बांग्लादेश में बहते हुए ये बंगाली खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो देखो ये इस प्रकार से बह रही है, ये इसकी दिशा है। ये पहले इधर पूर्व की तरफ बहती है, फिर दक्षिण की तरफ बहती है और फिर ये पश्चिम, असम में पश्चिम की तरफ बहती है और वापस दक्षिण की तरफ चली जाती है। तो ये इसकी दिशा है। इसमें इसकी जो सहायक नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से मिलती है और कुछ सहायक नदियां हैं जो राइट साइड से मिलती है। अब जैसे ये नदी इधर से बह रही है तो इसकी राइट साइड ऊपर वाली साइड होगी, ये है राइट साइड और ये है इसकी लेफ्ट साइड। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से मिलती है और कौन कौन सी नदियां हैं जो राइट साइड से मिलती है। इधर से यहाँ से एक नदी देखो, ये सिक्किम और भूटान, ये सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है और ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर, ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर इस नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता जमुना की सहायक नदी है, यानी जमुना में जाकर मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किसी नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता किसमें मिलती है? जमुना में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। इस तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं और सिक्किम में एक ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। इस जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। सिक्किम की जीवन रेखा ये कहलाती है। सिक्किम के बाद ये पश्चिमी बंगाल में बहती है। सिक्किम के बाद कहाँ बहती है? ये पश्चिमी बंगाल में बहती है। पश्चिमी बंगाल में बहने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ये पद्मा से मिल जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके बाद भूटान से 3 इसकी सहायक नदियां निकलती है। भूटान से इसकी कितनी सहायक नदियां निकलती है? एक नदी तो कहां से निकलती है? सिक्किम से। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। 3 सहायक नदियां हैं इसकी जो भूटान से निकलती है। एक नदी है रेदक, पहली नदी कौन सी है? रेदक। यह है रेदक नदी, ये रेदक। तो रेदक नदी भूटान से निकलती है और भूटान से निकलकर ये बांग्लादेश में इसमें मिल जाती है। दूसरी नदी है संकोश नदी, संकोश नदी। और तीसरी नदी है मानस नदी, ये मानस नदी। तो ये संकोश,
संकोश और ये मानस, ये मानस, संकोश मानस। तो तीन नदियां हैं जो भूटान से निकलती है। एक रेदक नदी है जो भूटान से निकलती है, एक संकोश नदी है जो भूटान से निकलती है, और एक मानस नदी है जो भूटान से निकलती है। ये जो संकोश नदी है, इस नदी को भूटान में गदाधर के नाम से जाना जाता है। ये संकोश नदी को किस नाम से जाना जाता है? गदाधर के नाम से जाना जाता है। मानस नदी है, ये भी भूटान से निकलती है, और असम में जो मानस अभ्यारण्य है, इस मानस नदी पर ही है मानस अभ्यारण्य। ये मानस अभयारण्य है जो मानस नदी पर है। तो तीन नदियां ये हो गई। फिर एक इसकी सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, वो है कामेंग नदी, कामेंग नदी। और एक इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है जो इस प्रकार से घूमते हुए और इसमें मिल जाती है, ये है सुबनसिरी। ये निकलती है तिब्बत से, सुबनसिरी। तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है सुबनसिरी जो तिब्बत से निकलती है। ये तिब्बत, पूर्वी तिब्बत से, तो तिब्बत का जो पूर्वी भाग है वहां से सुबनसिरी नदी निकलती है और इस प्रकार से बहते हुए और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ये दाएं ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली नदी तिस्ता नदी है जो दाएं ओर से मिलती है, और ये कहाँ जाके मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। ये कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। भूटान से तीन नदियां निकलती है। भूटान से तीन नदियां कौन कौन सी निकलती है? एक रेदक नदी निकलती है, ये भी बांग्लादेश में जाकर इसमें मिलती है। फिर एक संकोश नदी है जो असम में जाकर इसमें मिलती है। दूसरी मानस नदी है, ये भी असम में इसमें मिलती है। तो ये तीन नदियां जो भूटान से निकलती है। एक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, कामेंग नदी, और ये असम में तेजपुर के पास, असम में तेजपुर के पास इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है सुबनसिरी नदी जो तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकलते हुए इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में आती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये थी दाएं ओर से मिलने वाली। अब हम बात करते हैं बाएं ओर से। इसमें बाएं ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? असम राज्य में जब ये नदी प्रवेश करती है तो वहीं से इसमें बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां इसमें मिलती है। सबसे पहले इसमें आकर मिलती है लोहित नदी। ये जो लोहित नदी है ये भी तिब्बत से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। और इस लोहित की सहायक नदी है दिबांग नदी। तो ये दिबांग नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, ये निकलती है अरुणाचल प्रदेश से। तो इसकी सहायक नदी दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। और जो लोहित नदी है वो तिब्बत से निकलती है, लोहित नदी। ये लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, खूनी नदी भी कहते हैं। इसका पानी लाल है क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र से बहकर आती है जहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इस लोहित नदी पर ही बना हुआ है, ये लोहित नदी पर ही बना हुआ है भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल, भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज, इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो 9.15 किलोमीटर पुल है, सड़क पुल है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है, और ये अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। इसके इस साइड में स्थान है ढोला, और इस साइड में एक स्थान है सदिया। तो इस पुल को पहले ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता था। तो इस पुल को पहले डोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो पुल है ये 2017 में बनकर तैयार हुआ था, और 2017 में इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। 2017 से ये पुल चालू है। तो ये भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसको डोला सदिया पुल भी कहते हैं, जिसको भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लोहित नदी पर यह बना हुआ है। 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये एक और महत्वपूर्ण ब्रिज बना हुआ है, बोगीबिल ब्रिज।
ये जो बोगीबिल ब्रिज है ये रेल कम रोड ब्रिज है। रेल कम रोड मतलब यहाँ पर ट्रेन भी, इस पुल से ट्रेन भी निकलती है और इस पुल से सड़क मार्ग भी जा रहा है और रेल मार्ग भी जा रहा है। तो ये 2 मंजिला पुल है, बोगीबिल ब्रिज है, 2 मंजिला ब्रिज है, जिसमें से नीचे वाले भाग से, फर्स्ट वाले फ्लोर से ट्रेन निकलती है और सेकंड वाले ऊपर वाले जो भाग है वहां से बसें वगैरह ये निकलती है, रोड निकला हुआ है। तो इस प्रकार से बोगीबिल ब्रिज जो है रेल कम रोड ब्रिज है। ये 2018 में बनकर तैयार हुआ था, ये 2018 में, ये वाला 2017 में हुआ था, ये 2018 में बनकर तैयार हुआ था और 2018 में इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। इसकी जो लंबाई है वो 4.94 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है, भारत का सबसे लंबा रेल कम ब्रिज। ये तो था भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो 9.15 किलोमीटर है और ये है भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज, यानी रेल के साथ साथ यहाँ पर रोड भी बना हुआ है, ट्रेन की पटरियों के साथ साथ यहाँ पर रोड भी बना हुआ है। तो रेल कम रोड ब्रिज में सबसे लंबा भारत का जो पुल है ये बोगीबिल ब्रिज है, 4.94 किलोमीटर है और ये असम राज्य में बना हुआ है। ये भी असम में है और ये भी असम राज्य में बना हुआ है। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है असम राज्य में। जबकि भूपेन हजारिका जो ब्रिज है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। तो ये 2 महत्वपूर्ण ब्रिज है, 2 महत्वपूर्ण पुल है जो इस नदी पर बने हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हो गई, इसके साथ ये 2 पुल इस पर हो गए। अब हम दाएं ओर से मिलने वाली नदियों के बाद बाएं ओर से मिलने वाली नदियों की बात हम कर रहे थे। तो बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में पहली नदी जो हमने डिस्कस की है वो है लोहित नदी और उसकी सहायक दिबांग नदी। लोहित नदी है तिब्बत से निकलती है, दिबांग नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। इसके बाद इसमें अरुणाचल प्रदेश से निकलकर एक और नदी है जो आकर मिलती है जिसको हम कहते हैं बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग, ये बूढ़ी दिहांग अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में प्रवेश करती है और ये असम में इसमें मिल जाती है। तो दूसरी हो गई, तीसरी प्रमुख सहायक नदी हो गई जो बाईं ओर से मिलती है बूढ़ी दिहांग। इसके बाद इसमें एक और नदी आकर मिलती है जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है, वो है धनसिरी नदी। धनसिरी नदी निकलती है नागालैंड से, नागालैंड से नदी निकल आती है धनसिरी। धनसिरी भी इसको कहते हैं, ये धनसिरी भी कहते हैं और धनसेरी भी कहते हैं। धनसिरी, ये धनसिरी भी कहते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो ये धनसिरी नदी है जो नागालैंड से निकल कर आती है और नागालैंड से निकलकर फिर ये असम में प्रवेश करती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ये धनसिरी नदी है। उसके बाद है, इसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी है एक कपिली नदी। जो कपिली नदी है ये कपिली नदी मेघालय से निकलती है और मेघालय से निकलकर असम में, मेघालय से निकलती है, मेघालय और असम में बहती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो यह है कपिली नदी। और इसके बाद इसकी सहायक नदी जो है वो है बराक नदी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। ये बांग्लादेश में जाती है। बराक नदी जो है वो मणिपुर से निकलती है, ये मणिपुर से निकलती है और फिर ये बांग्लादेश में इसमें जाकर मिल जाती है, ये बराक नदी। और जहां पर बराक नदी मिलती है वहीं पर गंगा की शाखा पद्मा इसमें आकर मिल जाती है। बांग्लादेश में अभी हमने डिस्कस किया था, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ये जमुना के नाम से जाना जाता है। ये पद्मा हो गई, ये जमुना हो गई, ये बराक हो गई। तीनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ये तीनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है और ये मेघना के नाम से ये नदी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी
असम में प्रवेश करती है तो असम में ये 2 भागों में बढ़ जाती है और आगे जाकर दोनों भाग आपस में मिल जाते हैं और इस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का ही निर्माण करती है। तो माजुली द्वीप जो है वो नदियों द्वारा नदी के अंदर बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और वर्तमान में इस माजुली द्वीप को असम का एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। तो ये असम का एक जिला है अभी, जहाँ लगभग 2 लाख के लगभग आदमी रहते हैं। तो दोस्तों ये थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको जीके ट्रिक्स वाले वीडियो भी मिल जाएंगे, जिसमें हमने एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करवाई है। जीके ट्रिक्स के साथ जीके बेसिक, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर आपको मैथ्स से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिल जाएंगे। मैथ्स हम शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, एक एक प्रश्नावली को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे चैनल पर जीके मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, जीके ट्रिक्स मिलेगी, जीके बेसिक मिलेगी, मैथ्स बेसिक मिलेगी और मैथ्स ट्रिक्स आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ बहुत जल्दी हमारे चैनल पर रीजनिंग के वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।